नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी आखिर चलती कैसे है? आज हम इसी मशीनरी के अंदर झांकने वाले हैं। इसके हर पुर्जे को समझने वाले हैं, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, और उन संवैधानिक नियमों को जानेंगे जो हमारे देश को चलाते हैं। जरा सोचिए, देश का सर्वोच्च पद और उसके चुनाव में कोई विवाद खड़ा हो जाए, क्या होगा तब? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा हमारे संविधान के दिल में ले जाता है, जहां शक्तियों का संतुलन बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। और उस सवाल का जवाब और साथ ही सरकार चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे संविधान के कुछ बेहद जरूरी आर्टिकल्स में ही छिपा है। तो चलिए इस संवैधानिक सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम चुनाव विवादों से जुड़े सेफ्टी नेट को समझेंगे, फिर राष्ट्रपति की कुछ खास शक्तियों को जानेंगे, और उसके बाद हम सरकार के असली इंजन यानी प्रधानमंत्री और उनकी टीम की कार्यप्रणाली को विस्तार से देखेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ खास पॉइंट्स भी होंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सुरक्षा कवच को समझते हैं जो हमारे लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पदों की रक्षा करता है। और इसकी कहानी शुरू होती है आर्टिकल 71 से। मतलब बात बिल्कुल साफ है। अगर देश के दो सबसे बड़े संवैधानिक पदों के चुनाव को लेकर कोई भी शक या विवाद उठता है, तो मामला किसी और कोर्ट में नहीं जाएगा। इसका फैसला करने का एकमात्र और अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसका फैसला फाइनल होगा। अच्छा, अब इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहले दूसरा पॉइंट देखिए। सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी राष्ट्रपति का चुनाव बाद में रद्द कर दे, तो क्या उनके द्वारा लिए गए फैसले भी रद्द हो जाएंगे? नहीं, वो फैसले मान्य रहेंगे। ये देश को किसी भी तरह के कंफ्यूजन या अस्थिरता से बचाने के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था है। और हाँ, चुनाव प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। अब हम आर्टिकल 71 से आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 72 पर, जो राष्ट्रपति को एक बहुत ही असाधारण शक्ति देता है। ये शक्ति है क्षमादान की। ये एक तरह से न्याय और दया के बीच संतुलन बनाने का काम करती है। ये टेबल इन 5 शक्तियों के बीच के अंतर को बहुत ही अच्छे से समझाती है। देखिए, क्षमा या पार्डन का मतलब है पूरी तरह से माफ कर देना, जैसे कोई जुर्म हुआ ही ना हो। वहीं लघुकरण यानी कम्यूटेशन सजा की प्रकृति को बदल देता है, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदलना। और परिहार या रिमिशन में सजा की प्रकृति वही रहती है, बस उसका समय कम हो जाता है। ये बहुत ही बारीक अंतर हैं जो हमारी न्याय व्यवस्था को और ज्यादा मानवीय बनाते हैं। तो सवाल उठता है कि राष्ट्रपति इस पावर का इस्तेमाल कब कर सकते हैं। तो ये 3 खास क्षेत्रों में लागू होती है। पहला, जब सजा किसी मिलिट्री कोर्ट ने दी हो। दूसरा, जब अपराध केंद्र सरकार के बनाए किसी कानून के खिलाफ हो। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, फांसी की सजा के सभी मामलों में। ठीक है, तो अभी तक हमने राष्ट्रपति की शक्तियों और सुरक्षा कवच की बात की, लेकिन अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और सरकार के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जहां से देश चलाने की असली ताकत आती है। जी हां, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। इसको एकदम आसान भाषा में समझें तो जिन जिन विषयों पर हमारी संसद कानून बना सकती है, उन सभी विषयों पर केंद्र सरकार काम कर सकती है और फैसले ले सकती है। यही है केंद्र की कार्यकारी शक्ति का दायरा। अब आता है आर्टिकल 74, जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के रिश्ते को तय करता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे संसदीय लोकतंत्र का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ सबसे जरूरी बात है पॉइंट नंबर 3। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। हाँ, वो एक बार के लिए सलाह को दोबारा सोचने के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर मंत्री परिषद वही सलाह दोबारा भेजती है तो फिर राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ेगा। यही हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का मूल सिद्धांत है। चलिए अब आर्टिकल 75 को देखते हैं, जो बताता है कि ये सरकार बनती कैसी है और इसकी जवाबदेही क्या होती है। ये तुलना तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख हैं, यानी हेड ऑफ स्टेट, एक सम्मानजनक पद। लेकिन सरकार के प्रमुख यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं। असली कार्यकारी शक्तियां उन्हीं के पास होती हैं। ये एक लाइन हमारे पूरे संसदीय लोकतंत्र की नींव है। इसका मतलब है कि पूरी सरकार एक टीम की तरह काम करती है। अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब एक साथ तैरते हैं और अगर डूबेंगे तो सब एक साथ। और ये चार्ट एक बहुत ही जरूरी नियम को बड़े सिंपल तरीके से दिखा रहा है। सरकार में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये नियम बहुत बड़े बड़े जंबो मंत्रिमंडल को रोकने के लिए बनाया गया है।
और हाँ, एग्जाम के लिए ये पॉइंट तो नोट कर ही लीजिए, ये 15% की लिमिट 91वें संविधान संशोधन 2003 से आई थी। पहले खासकर गठबंधन सरकारों में राजनीतिक मजबूरी के चलते बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल बन जाते थे, जिससे सरकारी खजाने पर काफी बोझ पड़ता था। तो चलिए फटाफट से उन सभी जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक समझे हैं और जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो मुख्य बातें क्या हैं? राष्ट्रपति चुनाव का विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन बाकी मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर, और सामूहिक जिम्मेदारी हमेशा लोकसभा के प्रति होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। ये छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती हैं।